ऑल आर फाइन। सो वेलकम बैक टू माय फिजिक्स क्लास एंड माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फिजिक्स फ्रिक्शन ऑफ माइंड्स। So friends, without wasting time, let's see what we have discussed in the previous lecture and then we'll start with the next point. Okay. So now see here. सबसे पहले हमने AC सर्किट देखा जिसमें हमने रेजिस्टर कनेक्ट किया था और जब हमने सर्किट में रेजिस्टर कनेक्ट किया तो हमें ये दिखा कि EMF और करंट जो है वो साथ में चल रहे हैं, मतलब दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, या हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस था वो जीरो था। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, हमने इंडक्टिव सर्किट स्टडी किया, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, जहाँ पे रेजिस्टर न लगाते हुए हमने सर्किट में क्या किया, इस तरह से इंडक्टर लगाया जिसका इंडक्टेंस था L, और इसके लिए हमने देखा कि EMF और करंट के बीच जो फेज डिफरेंस था वो था π/2 रेडियन, और कौन किसे लैग कर रहा था, करंट लैग्स EMF बाय फेज एंगल ऑफ π/2 रेडियन। और इसके लिए हमने वेव डायग्राम शो की, उसके बाद हमने फेजर डायग्राम शो की, और उसकी वजह से जो हमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म मिली थी दैट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस, दैट इज नथिंग बट द अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर सेम एज दैट ऑफर्ड बाय रेजिस्टर इन रेजिस्टिव सर्किट। ओके, सो इस इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला देखा, उसका यूनिट देखा, और AC और DC के लिए उसका कंक्लूजन देखा दैट इंडक्टर अलाउज DC बट इट ब्लॉक्स AC ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। ओके, सो नाउ लेट्स गो विद द नेक्स्ट सर्किट एंड दैट इज AC वोल्टेज अप्लाइड टू कैपेसिटर। ठीक है, सो पहले हमने रेजिस्टर लगाया जिसका रेजिस्टेंस था L, फिर इंडक्टर लगाया जिसका इंडक्टेंस था कैपिटल L। अब हम क्या करेंगे, हम सर्किट में एक कैपेसिटर लगाएंगे जिसका कैपेसिटेंस है C। ओके, इस तरह से, और यहाँ पे आपका अल्टरनेटिंग EMF दैट यू ऑल्सो कॉल एज अल्टरनेटिंग पोटेंशियल सोर्स, ये रहेगा आपका E इज इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा t। ओके, सो सेम सर्किट हमने ड्रॉ किया, यहाँ पे पहले रेजिस्टर था, फिर इंडक्टर लगाया था, अब कैपेसिटर लगाया। तो अब हम देखेंगे कि कैपेसिटर की वजह से जो आपका EMF है और जो आपका करंट है तो इन पे क्या इफेक्ट होता है, कौन किसे लीड करता है, कौन किसे लैग करता है, इनके बीच फेज डिफरेंस कितना होगा ये हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, सो रेजिस्टर के लिए फेज डिफरेंस 0, इंडक्टर के लिए फेज डिफरेंस π/2 एंड करंट वाज लैगिंग द EMF, राइट। नाउ फॉर दिस केस we'll see how much will be there a phase difference and who will lead or who will lag. Okay, so now let's start. So initially we have connected one capacitor having capacitance C to this AC circuit with this alternating EMF source which is given by E equals to E0 sin of omega t. Let this be question number 1. Okay, so as soon as you will provide this instantaneous EMF to this AC circuit, what will happen? क्या होगा, ये जो कैपेसिटर है, one more important thing, capacitor is always denoted by two lines. Okay, two parallel lines, ये ऐसे नहीं शो करना है या फिर ऐसे, इसका मतलब क्या होता है, DC सोर्स बैटरी, capacitor is always denoted by two lines of same length like this. Okay, so कैपेसिटर लिया जिसका कैपेसिटेंस है C, जैसे ही आप यहाँ से EMF प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा, इंस्टेंटेनियस करंट। उसके वजह से कैपेसिटर की जो दो पैरेलल प्लेट्स है, दिस आर टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, इन पे क्या हो गए, चार्जेस एक्यूमुलेट हो गए कुछ इस तरह से। ओके, सो यू नो दैट कैपेसिटर में जो दो पैरेलल प्लेट्स होती है उस पे ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस, यहाँ पे निगेटिव चार्जेस, इसके वजह से यहाँ पे क्या रहेगा, देयर विल बी अ सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस। अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट? सो व्हाट आई कैन से, if Q is the charge, if Q is charge, plus Q minus Q doesn't matter, I have just taken Q as a charge, plus होगा तो यहाँ पे plus Q, minus होगा तो minus Q। if Q is charge on each plate of capacitor, then opposite polarity के वजह से दो प्लेट्स में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, so then potential difference, PD means potential difference across
across its parallel plates will be। वो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू Q अपॉन C। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर और लेट इट बी एज इट इज, वेयर Q इज अ चार्ज, V is a potential difference between two parallel plates and C is the capacity of this capacitor. Okay, so you can write here where C is capacity of capacitor. ठीक है, but in terms of AC circuit, now you can replace this potential by EMF. So I can write E is equals to Q by C. Always denote this C capacity by capital C. Don't write small c, okay, because symbol for the capacity of capacitor is capital C. Okay, so from this I can write Q is equals to C into E. So let this be equation number 1. This Q equals to C into E. Let this be equation number 1. Now if I ask you what is the instantaneous current, instantaneous current ही तो निकालना है हमें। So instantaneous current will be, अब करंट क्या होता है बताओ? करंट इज नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और चार्ज पर यूनिट टाइम, Q मीन्स चार्ज, T मीन्स टाइम, सो चार्ज पर यूनिट टाइम और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज contributes the electric current, but I am talking about the instantaneous current, so I can denote this instantaneous current by DI or simply will keep it I, इसे I ही रखेंगे। बट अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? स्मॉल रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और स्मॉल चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट स्मॉल टाइम इंटरवल dt, राइट? dq इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन स्मॉल टाइम इंटरवल dt। अगर स्मॉल टाइम में स्मॉल करंट फ्लो, स्मॉल चार्ज जो है फ्लो हो रहा है, तो जो करंट कंट्रीब्यूट होगा वो भी छोटा सा रहेगा, थोड़ा सा रहेगा, जिस करंट को हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस करंट। सो आई कैन राइट इंस्टेंटेनियस करंट एज dq by dt। सो ये कुछ नहीं है, करंट की डेफिनेशन है। ओके, सो इस पे से आई कैन राइट dq इज इक्वल्स टू, और एल्स आई कीप दिस I एज इट इज एंड दिस इज dt ऑफ q की वैल्यू इक्वेशन 1 पे से हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। व्हाट इज दैट? c इंटू e। सो दिस इज c इंटू e। ओके, सो नाउ प्रोसीडिंग अहेड, आई एम रेजिंग दिस डायग्राम। सो I इक्वल्स टू this ddt of this C as it is, ये C as it is है, और E क्या है आपका? इंस्टेंटेनियस EMF जिसकी वैल्यू है E नॉट साइन ओमेगा t। सो सब्स्टिट्यूट इट, दिस इज E नॉट साइन ओमेगा t। ओके, सो नाउ दिस इज अ डेरिवेटिव जो में जो भी कांस्टेंट है उसे बाहर ले लो। C क्या है? It's a capacity of capacitor. It will be have a fixed value. So just take it out. What is E naught? E naught is the peak value of instantaneous EMF. So just take it out. So I can write this C, this E naught, and this is ddt of sine omega t. Okay. So now solve it. This is C. This is E naught. Derivative of sine omega t is nothing but cos ओमेगा टी। क्या आ जाएगा यहाँ पे? ओमेगा टी का फिर से डेरिवेटिव ओमेगा। सो दिस विल बी I इक्वल्स टू, दिस विल बी C, और वी कैन राइट ओमेगा C E नॉट cos ओमेगा। ओके, नाउ आई कैन राइट दिस एज, आई विल कीप दिस E नॉट एज इट इज, और ओमेगा C को अगर मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊँ तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा C। ओमेगा C फिर से ऊपर जाएगा तो यही टर्म मिलेगा हमें। सो आई कैन राइट दिस एज दिस सिंपल मैनिपुलेशन है, एंड दिस इज अगेन cos ओमेगा t। लेट दिस बी नेक्स्ट इक्वेशन नंबर एंड दैट इज 2। सो इस तरह से क्या हुआ कि मुझे इंस्टेंटेनियस करंट का एक्सप्रेशन मिल गया, जैसे हमने इंडक्टिव सर्किट में भी डिराइव किया था। बट मैंने तब भी आपको कहा था कि जो हमारा EMF है, जो हमारा कॉज है, वो साइन के फॉर्म में है, तो जो इफेक्ट है हमारा इंस्टेंटेनियस करंट, ये भी हमें साइन के फॉर्म में चाहिए। सो हम कॉस को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सो I इज इक्वल्स टू दिस E नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C एज इट इज। नाउ यू कैन राइट cos ओमेगा t एज साइन ऑफ
π/2 प्लस ओमेगा टी। बट एक जो की पॉइंट है वो ध्यान में रखो, जब हमने इंडक्टिव सर्किट देखा था तो हमने यहाँ पे साइन ऑफ π/2 माइनस ओमेगा टी लिया था, और यहाँ पे वी हैव टेकन साइन ऑफ π/2 प्लस ओमेगा टी। दोनों अप्लीकेबल है बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ पे क्यों पॉजिटिव लिया, क्योंकि यहाँ पे कोई निगेटिव साइन नहीं है, तो हमें ओमेगा टी जो है वो हमेशा पॉजिटिव चाहिए। वहाँ पे इधर निगेटिव साइन था, इसके लिए हमने यहाँ लिखा था साइन π/2 माइनस ओमेगा टी। तो ये निगेटिव साइन जब हमने अंदर इंट्रोड्यूस किया था तो हमारा ओमेगा टी जो है वो हो गया था पॉजिटिव, लाइक दिस। ओके, so this is just the difference that you have to remember. Okay, so here let this be equation number 3. Okay, now see this equation here, this E naught or simply this, ये E naught जो है ये कांस्टेंट है, पिक वैल्यू, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट, C is the capacity of this capacitor, मतलब ये सारी टर्म कांस्टेंट है, तो इसके जगह पे हम एक दूसरा कांस्टेंट ले लेंगे I naught. So I can write I naught is equals to E naught upon 1 upon omega C, where I naught, what is I naught? This is peak value of current. Okay, so if I replace this, what I'll get? This is what E is equals to E naught sin omega t. If I replace all this constant by certain another constant I naught, this I naught is a peak value of current, then equation 3 will become, 3 implies I equals to, एक इसकी वैल्यू है I naught, so this will be I naught sin of omega t plus, and this is, अब π/2 प्लस ओमेगा टी को मैं ओमेगा टी प्लस π/2 लिख सकती हूँ इस तरह से, और इंडक्टर में हमें मिला था ओमेगा टी माइनस π/2। तो बस यही बेसिक डिफरेंस जो है वो आपको ध्यान में रखना है इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट में। इंडक्टिव सर्किट में एक्सप्रेशन था I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2, और यहाँ पे हमें मिला प्लस π/2। सो लेट दिस बी नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 4. सो व्हाट इज द इन्फरेंस दैट यू विल ड्रॉ फ्रॉम दिस इक्वेशन? रेजिस्टिव सर्किट में दोनों सेम थे, दोनों इन फेज थे। इंडक्टिव सर्किट में यहाँ पे माइनस साइन था, कैपेसिटिव सर्किट में यहाँ पे प्लस साइन है। इसका मतलब क्या? E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी इतना ही है, बट प्लस π/2। π/2 तो यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों के बीच जो फेज डिफरेंस है वो π/2 है। मैंने पहले ही कहा था आपको, निगेटिव साइन होगा इट रिप्रेजेंट लैगिंग, पॉजिटिव साइन होगा इट रिप्रेजेंट्स लीडिंग। तो यहाँ पे प्लस π/2 है, इसका मतलब क्या? करंट ईएमएफ को क्या कर रहा है? लीड कर रहा है, और कितने से लीड कर रहा है? बाय फेज डिफरेंस ऑफ π/2. व्हाट इज द इम्पोर्टेंट कंक्लूजन? सो हियर दिस करंट लीड्स ईएमएफ बाय फेज एंगल और फेज डिफरेंस ऑफ π/2 रेडियन. So this is just the difference between inductive and capacitive circuit. In inductive circuit, current was lagging behind EMF by a phase angle of π/2 radian. But here in case of a capacitive circuit, current is leading the EMF by a phase angle of π/2 radian. Understood? So this is the important conclusion that we drawn from the capacitive circuit. ठीक है? So let's see the wave diagram that will show both this EMF and current, how it varies sinusoidally with respect to time और थीटा. ये था आपका ओमेगा टी जिसे आप थीटा कहते हो, और ये है आपकी EMF और करंट एक्सिस. ठीक है? सो E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये तो हमारा स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, साइनोसॉइडल वेव फॉर्म. इसके लिए हम ड्रॉ कर देंगे और फिर हम करंट की ड्रॉ करेंगे. हर वेव फॉर्म के लिए यही एक स्ट्रैटेजी मेंटेन रखो कि ये तीनों में ही हमारा स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन था, ये कहीं पे भी नहीं बदला है. ठीक है? रेजिस्टिव सर्किट, इंडक्टिव, कैपेसिटिव, तीनों में भी ये सेम था. तो सबसे पहले आप इसे ड्रॉ कर लो. ठीक है? और ईएमएफ का एम्पलीट्यूड हमेशा करंट से ज़्यादा शो करना. उसके बाद करंट जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू योर कंपोनेंट वैरी हो रहा है, तो वो जो वेव फॉर्म है वो हम बाद में ड्रॉ करेंगे. तो देखो, एक साइकिल कंप्लीट होती है 2π पे, हाफ साइकिल कंप्लीट होगी π पे, यहाँ पे आएगा 3π/2 और 1/4 कंप्लीट होगी π/2 पे. ठीक है? सो फॉर द EMF you know that half cycle completes here, one cycle completed
2 pi. So see here the graph will be like this. यहाँ पे हाफ साइकिल कंप्लीट हुई, फिर डायरेक्शन चेंज हुई, एंड दिस इज नेक्स्ट हाफ साइकिल. So this is your standard waveform representation for the EMF. Okay, and this represents what? This represents peak value. So this is E naught. ये आपका ग्राफ है E equals to E naught sin omega t का. This also represents peak value of EMF in negative sense. So this is minus E naught. Okay. अब हम करंट के वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे. तो हमारा कंक्लूजन क्या है? करंट ईएमएफ को π/2 से क्या कर रहा है? लीड कर रहा है. इसका मतलब क्या? आपका जो ग्राफ है वो इस तरह से होगा. ये देखो, ये ग्राफ इधर कंटिन्यू रहेगा इस तरह से. ओके, सो सी हियर दिस इज पीक वैल्यू ऑफ करंट. सो दिस इज I naught. This is peak value of current in negative sense. So this is minus I naught. Okay. So now let's see the phasor diagram. Okay. So you know that how to draw a phasor diagram. So see here, this is your y-axis. This is your x-axis. This is called as a reference axis. Okay. So now see, this is your origin. This is x, this is y. So पहले हम EMF का हमेशा EMF वेक्टर ड्रॉ करेंगे. So this is EMF. Okay. So it's making angle omega t with this reference axis. So this is omega t. And you know that length of this vector, this rotating vector gives us the peak value. What is the peak value? E naught. So this is E naught. Okay. So ये हो गई फेजर इस इक्वेशन के लिए. अब करंट के लिए, अब करंट क्या कर रहा है? ईएमएफ को π/2 से लीड कर रहा है. और मैंने आपको पहले ही कहा है, अगर वेक्टर लीड करेगा तो वो कैसे रोटेट होगा? एंटी क्लॉकवाइज. और अगर वो लैग करेगा तो कैसे रोटेट होगा? क्लॉकवाइज. करके ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको जब फेजर पढ़ाया था तभी बताई थी. ठीक है. तो अभी ईएमएफ का फेजर हमने ड्रॉ कर लिया. करंट ईएमएफ को π/2 से क्या कर रहा है? लीड कर रहा है. अगर लीड कर रहा है तो फिर अब ये वेक्टर कैसे रोटेट होगा? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इधर. और कितने से लीड कर रहा है? π/2 से. π/2 मीन्स हाउ मच? 90 डिग्री. सो यहाँ से ये वेक्टर ऐसे रोटेट होगा. सो सी दिस एंगल्स कम आउट टू बी 90 डिग्री लाइक दिस. दिस इज 90 डिग्री. सो दिस इज योर करंट. जैसे मैंने पहले कहा है, वेव फॉर्म में भी हम करंट की पिक वैल्यू है, फिर करंट का एम्पलीट्यूड ईएमएफ से कम दिखाते हैं, राइट? वैसे ही आपको फेजर डायग्राम में भी करंट का जो वेक्टर है, करंट का जो फेजर है वो ईएमएफ से छोटा बताना है, क्योंकि लेंथ ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट पिक वैल्यू एंड करंट की पिक वैल्यू ईएमएफ से कम होती है. करके करंट का रोटेटिंग वेक्टर, करंट का फेजर ईएमएफ से कैसा रहेगा? छोटा रहेगा. ठीक है. सो लेंथ ऑफ दिस वेक्टर गिव्स अस peak value of what? This peak value of current I naught. Okay. So now see here. अब ये एक्सप्रेशंस, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू अगर हमें चाहिए E और I की, तो हमें क्या करना होगा? प्रोजेक्शन ड्रॉ करना होगा. मैंने पहले ही बताया. If your expressions are in terms of sine, then draw a projection on y-axis. And if your expressions are in terms of cos, draw a projection on x-axis. Okay. तो साइन के फॉर्म में है, तो यहाँ से ऐसे प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे हम लेंथ वेक्टर से इस तरह से. ठीक है. और इसके लिए ये. ओके. तो ये जो है इतना, ये यहाँ से ओरिजिन से इतना, जिसे हम यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, बिकॉज ये और ये पैरेलल है. सो दिस गिव्स अस E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा t. और ये प्रोजेक्शन ड्रॉ किया. सो ओरिजिन से ये डिस्टेंस, सो ये और ये पैरेलल है. सो इट गिव्स अस I नॉट साइन ओमेगा t प्लस π/2. ओके. सो दिस वे वी गॉट द इंस्टेंटेनियस करंट and instantaneous EMF from this phasor diagram by drawing a projection on y-axis, vertical axis. Okay.
सो ये प्रोजेक्शन यहाँ ड्रॉप किया, तो ये डिस्टेंस है आपका ई नॉट साइन ओमेगा टी. सो आई हैव शोन हियर बिकॉज दिस एंड दिस डिस्टेंस इज सेम. ये प्रोजेक्शन यहाँ पे ड्रॉप किया, तो ये इतना जो मिला हमें यहाँ से इतना, ये है आपका इंस्टेंटेनियस करंट. सो दिस इज इंस्टेंटेनियस करंट. ओके, नाउ अब जैसे हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस में वेव फॉर्म आपको समझ में आ गई, फेजर डायग्राम आपको समझ में आ गई. अब जैसे हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस देखा था इंडक्टिव सर्किट में, यहाँ पे भी हमें एक न्यू टर्म मिलेगी विच इज कॉल्ड एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस. You know that reactance is denoted by X if it is inductive, सफिक्स में L आएगा. if it is capacitive तो सफिक्स में क्या आएगा, C. ओके, सो XL stands for inductive reactance, XC stands for capacitive reactance. ओके, सो ये फॉर्मूला था हमारे पास. व्हाट वाज दैट, I naught equals to E naught अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C. ओके, सो इसे हम इक्वेशन 1 कहते हैं. ये फॉर्मूला जो हमने प्रीवियस डेरिवेशन में देखा. एंड नाउ वी नो दैट if we compare it with I is equals to E by R. You know that this is Ohm's law. V equals to IR. We can replace by E. So E equals to IR. I equals to E by R. So this is nothing but the Ohm's law. Okay. So if you compare equations 1 and equation 2, what you can write? Tell me. सी लेफ्ट हैंड साइड सेम है, करंट करंट, डिनोमिनेटर में ईएमएफ ईएमएफ, मतलब ये टर्म को मैं इस टर्म से इक्वेट कर सकती हूँ. दैट मीन्स आई कैन से आर इज इक्विवेलेंट टू 1 अपॉन ओमेगा सी. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, बिकॉज करंट सेम है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, डिनोमिनेटर सेम है. तो अगर ये दोनों सेम है सो आई कैन इक्वेट, न्यूमरेटर सेम है सो आई कैन इक्वेट दिस डिनोमिनेटर. ओके, सो नाउ सी हियर, अगर हम R को ओमेगा C से इक्वेट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या, R जो रोल प्ले करता है रेजिस्टिव सर्किट में सेम रोल प्ले करेगा 1 अपॉन ओमेगा C. कौन से सर्किट में, कैपेसिटिव सर्किट में. सो आई कैन से 1 अपॉन ओमेगा C प्लेज सेम रोल इन कैपेसिटिव circuit as by resistor R in this circuit, in resistive circuit. So what does resistor do? It offers opposition to the flow of current. अगर रेजिस्टेंस का जॉब है अपोज करना, तो रेजिस्टेंस के जैसे ये भी रोल प्ले कर रहा है. तो अगर रेजिस्टेंस अपोजिशन ऑफर करेगा तो 1 अपॉन ओमेगा C भी क्या करेगा, अपोजिशन ऑफर करेगा. So this 1 upon omega C offers opposition, and this is called as your capacitive reactance. Let this be equation number 3. Reactance plays the same role as that played by resistance. Resistance offers opposition, reactance also offers opposition. If it is inductive, it is denoted by XL. If it is capacitive, it is denoted by XC. So XC equals to 1 upon omega C. So as it offers opposition, as it does the same role as that by a resistor, and that's why the unit for the measurement of reactance is same as that of resistance, and is that ओहम. सो इसका ऐसा यूनिट और डायमेंशन रेजिस्टर के जैसे ही रहेगा, दैट इज ओहम. ठीक है. सो नाउ यू नो दैट ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ. सेम चल रहा है, जो हमने इंडक्टिव सर्किट में देखा वही हम यहाँ पे देख रहे हैं, सिर्फ थोड़ा सा जो डिफरेंस है वही आपको नोट करना है. सेम स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं. एफ क्या होता है, एफ इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, बिकॉज यू आर डीलिंग विद एसी सर्किट, सो यू हैव ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, ऑल्टरनेटिंग करंट. तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी एक साइकिल में जितनी साइकिल्स कंप्लीट होगी वो है ये फ्रीक्वेंसी. ओके, so if I replace this omega as 2 pi f in equation 3 will imply xc equals to 1 upon omega is 2 pi f and this is c. Very important equation for the numerical. This okay. So
2 पाई कांस्टेंट है, c क्या है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वो भी फिक्स्ड है, मीन्स योर xc इज inversely proportional to frequency. Again very important equation. Let this be equation number 5. Okay, so फिर से इस पे से हमें एक और important conclusion मिलने वाला है, वो कौन सा देखो, for DC पहले ही कहा DC flows like this, no frequency means frequency is 0. ठीक है, अगर DC की frequency 0 है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, सो 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी 0 है, सो 1/0 कितना होगा, इन्फिनिटी, मतलब डीसी के लिए एक्सी कितना है, इनफाइनाइट, और एक्सी क्या है, एक्सी इज अ अपोजिशन, इसका यूनिट है ना ओहम, मतलब ये रेजिस्टेंस के जैसे जॉब मतलब रोल प्ले करता है, जैसे रेजिस्टेंस अपोज करता है वैसे ही रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी कैपेसिटिव सर्किट में करंट को क्या करता है, अपोज करता है। तो अगर आपके पास एसी की जगह डीसी है तो डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 है करके डीसी का जो रिएक्टेंस है वो कितना आया, इनफाइनाइट, रिएक्टेंस इनफाइनाइट है मतलब क्या है, अपोजिशन इनफाइनाइट है। तो अगर करंट के फ्लो को इनफाइनाइट अपोजिशन मिल रहा है तो करंट फ्लो होगा क्या, नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं हो रहा है मतलब करंट क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। इसका मतलब क्या, कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, very important. Why it blocks DC? Because the frequency of DC is 0, as the reactance comes out to be infinite, and as there is an infinite reactance means there is an infinite opposition. So opposition अगर infinite है तो कुछ flow ही नहीं हो रहा है करंट, राइट। अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है मतलब करंट क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। मतलब कैपेसिटर अगर सर्किट में है तो वो डीसी करंट को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। इट डजंट अलाउ द डीसी। सो इन अनदर सेंटेंस आई कैन से इट डजंट allow DC to flow. But if I talk about AC, then you know that AC की एक particular frequency होती है, जैसे इंडियन frequency AC की 50 Hz, so it has particular frequency. Okay, so frequency है तो कुछ तो भी reactance भी होगा, certain non-zero reactance भी होगा। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हम कंसिडर करते हैं कि मैक्सिमम है। सो फॉर एसी, जैसे हमने इंडक्टिव सर्किट में भी कंसिडर किया था, फॉर एसी हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी अगर मैक्सिमम है, फ्रीक्वेंसी अगर मैक्सिमम है तो एक्सी क्या है, फ्रीक्वेंसी को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो एक्सी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। एक्सी अगर मिनिमम है मतलब क्या, एक्सी मतलब भी क्या, अपोजिशन। आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस मिनिमम है मतलब अपोजिशन मिनिमम है। अपोजिशन अगर मिनिमम है तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो होगा, मतलब क्या, कैपेसिटर अलाउज एसी ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। और यू कैन सी कैपेसिटिव सर्किट में जो भी हमने देखा वो इंडक्टिव सर्किट के पूरा अपोजिट है। एक समराइज करो आप, इंडक्टिव सर्किट में करंट ईएमएफ को π/2 से लैग कर रहा था, कैपेसिटिव सर्किट में करंट ईएमएफ को π/2 से लीड कर रहा है, राइट। फेजर डायग्राम दोनों के लिए एग्जैक्टली टोटली डिफरेंट है। रिएक्टेंस का जो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंसी है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, कैपेसिटिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद इंडक्टिव रिएक्टेंस के केस में या फिर इंडक्टिव सर्किट के केस में इंडक्टर क्या कर रहा था, डीसी को अलाउ कर रहा था, एसी को ब्लॉक कर रहा था। बट कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को अलाउ करता है टू फ्लो थ्रू इट। ओके, सो आपको दोनों चीज़ें भी ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंडक्टिव सर्किट के लिए सारी चीज़ें समराइज करके लिख लो, नोट कर लो, तो उसी के सारे एग्जैक्टली ऑपोजिट जो पॉइंट्स है वो है आपके कैपेसिटिव सर्किट के लिए, ठीक है। सो दिस वे वी हैव स्टडीड द एसी सर्किट बाय यूजिंग रेजिस्टर, बाय यूजिंग इंडक्टर एंड बाय यूजिंग कैपेसिटर, एंड वी गॉट टू नो दैट if there is a resistor in AC circuit or for purely resistive circuit there is no phase difference between EMF and current. Then we can summarize this as for
resistive circuit. For resistive circuit, phase difference is 0. For inductive circuit, phase difference is पाई बाय 2. एंड कौन किसको लीड कर रहा था या फिर कौन किसको लैग कर रहा था? करंट लैग्स ईएमएफ. एंड फॉर कैपेसिटिव सर्किट, phase difference is again पाई बाय 2. बट कैपेसिटिव सर्किट में करंट लैग ना करते हुए क्या करता है? ईएमएफ को लीड करता है. ओके, सो रिमेंबर दिस. हियर कोई किसी को लैग लीड नहीं करता है, यहाँ पे करंट लैग करता है ईएमएफ को, यहाँ पे करंट लीड करता है ईएमएफ को. कितने फेज से? पाई बाय 2 रेडियन. ओके, सो दिस इज द समरी ऑफ दिस थ्री एसी सर्किट्स. ओके, सो नाउ अब हम क्या करेंगे? हमने इंडिविजुअली सर्किट स्टडी किया रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर के लिए. अब तीनों को साथ में सर्किट में कनेक्ट करेंगे और फिर तीनों का इक्विवेलेंट इफेक्ट क्या होता है वो हम स्टडी करेंगे. ठीक है, सो टिल देन स्टे स्टूडियस, स्टे क्यूरियस. थैंक यू.